नमस्कार मित्रों, आज कथा कथन में आप सुनेंगे हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका रेणु मंडल जी की लिखी हुई कहानी एक कदम। मेरी आवाज़ में मैं हूँ सीमा सिंह। आज वीकेंड पर रोहन के साथ पिक्चर देखने का प्रोग्राम था, किंतु ये जानकर कि मम्मी को तेज बुखार है, पूजा का घर में रुकना नामुमकिन था। तुरंत ही वो मम्मी के पास चली आई थी। 6-7 दिन लगे मम्मी को ठीक होने में। इस बीच देव अंकल कई बार उन्हें देखने आए। उस शाम उसे घर वापस लौटना था। जाने से पहले वो मम्मी के लिए फल लाने बाजार गई थी। वापस लौटी तो देव अंकल की कार घर के सामने खड़ी देखी। वो मम्मी के कमरे की ओर बढ़ी, तभी अंदर से आती अंकल की आवाज़ ने उसके कदम रोक लिए। वो मम्मी से कह रहे थे, सरिता, तुम्हें नहीं लगता पूजा के साथ ज्यादती हो रही है? 2 साल हुए उसकी शादी हुए, किंतु हनीमून के पश्चात कुछ दिन भी उसने रिलैक्स होकर नहीं बिताए हैं। हर पल उसे तुम्हारी चिंता लगी रहती है। आप बताइए डॉक्टर, मैं क्या करूं? लाख चाहती हूँ स्वस्थ रहूं, किंतु पता नहीं कैसे बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। दरअसल तुम्हारी बीमारी शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा है। पूजा के जाने से तुम स्वयं को असुरक्षित महसूस करने लगी हो। किंतु सरिता, तुम्हें इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचना पड़ेगा। ऐसी बटी हुई जिंदगी पूजा और रोहन को प्रसन्न नहीं रहने देगी। सरिता, तुम्हें पहले भी कई बार कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, हम दोनों को एक दूसरे के सहारे की आवश्यकता है। तुम जानती हो, 8 साल पहले मेरी पत्नी के कैंसर से मौत हो गई थी। उस समय बेटे विनय का बहुत बड़ा सहारा था, किंतु जब से वो अमेरिका में सेटल हुआ तब से जिंदगी का सूनापन काट खाने को दौड़ता है। मैं समझती हूँ डॉक्टर, किंतु आप शायद भूल रहे हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले विनय के प्रति आपकी जवाबदेही बनती है। सरिता, विनय अमेरिका में अपनी पत्नी के साथ खुश है। अक्सर मेरे अकेलेपन को लेकर परेशान हो जाता है। मैं नहीं समझता उसे मेरे इस फैसले पर कोई आपत्ति होगी, बल्कि वो खुश होगा कि पापा की देखभाल करने वाला कोई है। किंतु मेरे लिए ये कदम उठाना असंभव है। आप देखते हैं पूजा मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकती। अपनी ससुराल में वो हंसी की पात्र बन जाएगी, और रोहन, उसे क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? सरिता, आजकल के बच्चे बहुत व्यवहारिक और समझदार होते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी होगा। प्लीज़ डॉक्टर, अपने सुख के लिए मैं अपनी बेटी को परेशानी में नहीं डाल सकती, मम्मी कातर स्वर में बोली। शाम को पूजा घर लौटी तो मन में एक नई विचारधारा पनपने लगी थी। डॉक्टर देव ने जो कुछ कहा, क्या वैसा हो सकता है? 5 साल की थी वो जब पापा का स्वर्गवास हुआ था। उस समय मम्मी का जॉब के साथ साथ अकेले उसे पालना, पढ़ाना, लिखाना कितना मुश्किल रहा होगा। सब कुछ नानी कहा करती थी, मम्मी चाहती तो पुनर्विवाह करके अपना घर बसा सकती थी, किंतु उन्होंने अपने कर्तव्य और उसकी भावनाओं की खातिर ऐसा नहीं किया। मामा ने कुछ समय उनका साथ अवश्य दिया, फिर वो भी न्यूयॉर्क चले गए। हाँ, जाते जाते अपने परम मित्र डॉक्टर देव को मम्मी का ख्याल रखने के लिए कह गए। देव अंकल ने उन लोगों का भरपूर साथ दिया। पूजा को कोई ऐसा अवसर याद नहीं है जब उन्हें देव अंकल की आवश्यकता थी और वो साथ नहीं थे। जिंदगी के हर फैसले को लेने में उन्होंने उसका मार्गदर्शन किया। इसलिए आज देव अंकल के मुख से ये सब सुनकर उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, बल्कि उसे हैरत हुई मम्मी पर। क्यों उन्होंने स्वयं को जिंदगी की खुशियों से महरूम रखा? खैर, अब वो उन्हें अकेलेपन की त्रासदी नहीं झेलने देगी। आज ही वो इस बारे में रोहन से बात करेगी। रात में रोहन बेडरूम में आया। पूजा से सारी बात सुनकर मुस्कुरा कर बोला, लगता है तुम पर फिल्मों का असर है। क्या रियल लाइफ में इस उम्र में शादियां हुआ करती हैं? मैं इस मामले में गंभीर हूँ रोहन। अब जमाना बहुत आगे बढ़ गया है। लोगों की सोच परिपक्व और व्यवहारिक हो चुकी है। कैसी निरर्थक बातें कर रही हो? रोहन ने बुरा सा मुंह बनाया। जीवन में कोई बात निरर्थक नहीं होती। देखा जाए तो हर बात में सार्थकता छिपी होती है रोहन। तुम क्या समझते हो, मम्मी मात्र हाड़ मांस का शरीर हैं, उनमें भावनाएं, संवेदनाएं नहीं हैं? सारी जिंदगी उनकी संघर्ष करते बीती है। अब जबकि वो अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो क्या उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? अपने हिस्से की खुशियाँ पाने का हक नहीं है? उम्र के इस पड़ाव पर हर इंसान को एक साथी की आवश्यकता होती है, जिससे वो अपने मन की बात कर सके, अपने हर एहसास को बांट सके।
जो नितांत उसका अपना हो। सोचो, अकेलापन और असुरक्षा की भावना लिए आखिर वो कितने दिन स्वयं को संभाल पाएंगी। पूजा, ये भी तो सोचो, समाज क्या कहेगा कि इस उम्र में इन्हें विवाह करने की सूझी है। हमारे समाज में यही समस्या है। लोग खुशियों के पैमाने को उम्र के तराजू पर तौल कर देखते हैं। क्या उम्र बढ़ जाने से इंसान की इच्छाएं मर जाती हैं? उसे फिर से जीने का हक नहीं रह जाता। समाज लोगों से बनता है रोहन, और उन लोगों की चिंता हम क्यों करें जिन्होंने पापा के जाते ही हमारी ओर से आंखें मूंद ली थी। अभी कुछ साल मम्मी जॉब में हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके दुख दर्द और अकेलेपन को कौन बांटेगा। रोहन, याद है तुम ऑफिस के काम से हैदराबाद गए थे? मैं मम्मी के पास थी। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई थी। रात के 2 बजे देव अंकल को हमें बुलाना पड़ा था। उस दिन मम्मी अकेली होती तो क्या होता। रोहन, देव अंकल हमारे लिए अजनबी नहीं हैं। बचपन से उन्हें जानती हूँ। उनके साथ तुम्हारी भी अच्छी ट्यूनिंग है। फिर तुम्हें किस बात पर आपत्ति है? आपत्ति नहीं पूजा, एक हिचक, एक संकोच है। मैं मानता हूँ तुम्हारी एक एक बात अक्षरशः सही है, फिर भी दरअसल हम अपनी परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि उसमें जरा भी बदलाव से विचलित हो जाते हैं। लीक से अलग हटकर काम करने के लिए बहुत साहस चाहिए, और तुम्हारे अंदर वो साहस नहीं है, यही कहना चाहते हो तुम? पूजा आहत स्वर में बोली। मुझे सोचने का मौका दो, कहकर रोहन ने करवट बदल ली। कई दिनों तक रोहन के दिमाग में विचारों की आंधियां चलती रहीं। पिछले 2 सालों से जितना उसने पूजा की मम्मी को जाना है, वो बहुत सुलझे विचारों वाली शांत स्वभाव की महिला हैं। अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने पूजा की खुशियों पर कुर्बान कर दी। अकेले सब कुछ मैनेज करते करते वो एंजाइना का रोग लगा बैठी। शादी के बाद पूजा चाहती थी वे लोग मम्मी के घर के पास घर लें, ताकि वक्त ज़रूरत वो उनकी देखभाल कर सके, किंतु रोहन की माँ इसके लिए सहमत नहीं हुई। यद्यपि वो इंदौर में रहती थीं, यदा कदा ही उनका रोहन के पास आना होता था, फिर भी बेटे का ससुराल के करीब रहने का ख्याल उनमें असुरक्षा की भावना भर रहा था। उस समय पूजा का शायद अपनी सास से इस बात को लेकर झगड़ा हो जाता यदि उसकी मम्मी उसे न समझाती। उन्होंने न सिर्फ उसे समझाया, बल्कि अपने घर से कुछ दूरी पर रहने के लिए उसे राजी भी कर लिया। रोहन को लगा उस समय वो अपनी माँ की जिद के आगे झुक गया, किंतु अब उसे हिम्मत जुटानी होगी। इस मामले में अब वो किसी की चिंता नहीं करेगा। वो पूजा के साथ होगा तो कोई कुछ नहीं कह सकेगा। उसने पूजा से वादा किया कि वो हर हाल में उसका साथ देगा, किंतु चाह कर भी पूजा उस बात को आगे नहीं बढ़ा पाई। 1 माह बीत गया। एक दिन पूजा और रोहन के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। पूजा रुआंसी होकर मम्मी के पास पहुंची। पीछे पीछे रोहन भी आ गया। सरिता जूस लेने किचन में गई। वापस लौटी तो उसने रोहन को गुस्से में कहते सुना, मम्मी से इतना ही प्यार था तो शादी क्यों की थी? रोहन, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मम्मी मेरा दायित्व है, और ये दायित्व मैं सारी जिंदगी निभाऊंगी। सरिता का जी धक से रह गया। झगड़ा उसे लेकर होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। उसने जूस का गिलास रोहन को दिया तो बोला, ये सब छोड़िए मम्मी, और पूजा को समझाइए कि इसके लिए अब पहला फर्ज किसके प्रति है। रोहन पैर पटकता हुआ चला गया। पूजा से झगड़े की वजह पूछने पर वो बोली, रोहन को कंपनी की तरफ से 2 साल के लिए न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। रोहन मुझे साथ ले जाना चाहते हैं, किंतु मम्मी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती। कुछ पल सरिता खामोश रही, फिर बोली, रोहन ठीक कह रहा है पूजा, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। मेरी फिक्र मत करो, मैं यहाँ आराम से रहूँगी। तुम्हें क्या लगता है तुम कह दोगी और मैं मान जाऊँगी? नहीं मम्मी, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगी, भले ही मेरे और रोहन के बीच कितना ही झगड़ा क्यों ना हो जाए। पूजा गुस्से से बोली। सारी रात सरिता को नींद नहीं आई। पूजा के न्यूयॉर्क जाने से भले ही वो स्वयं को असुरक्षित महसूस करेंगी, किंतु रोहन के साथ न जाने से बेटी के वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा, और ऐसा वो कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। परिस्थितियाँ कभी ऐसा मोड़ लेंगी उसने सोचा नहीं था। रह रहकर उसे देव की बातें याद आ रही थीं। 2 दिन तक सरिता पूजा को समझाती रही, और जब वो किसी भी तरह मानने को राजी नहीं हुई तो अगले दिन सुबह उसने देव को फ़ोन कर दिया। तुरंत ही वो उसके घर आ गए। सरिता से सारी बातें सुनकर देव बोले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा दायित्व पूजा और रोहन के वैवाहिक जीवन पर असर डालेगा, किंतु तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब भी समय है सरिता,
इससे पहले कि उन दोनों के बीच झगड़ा बढ़े, पूजा को अपनी चिंता से मुक्त कर दो। सरिता के चेहरे पर संकोच उभर आया। झिझकते हुए वो बोली, आप ठीक कह रहे हैं देव, किंतु पूजा से इस संदर्भ में बात कौन करेगा? देव उत्साहित हो उठे, मैं करूँगा और अभी करूँगा। पूजा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। खुशी से लपकती हुई वो अपने कमरे में आ बैठी। देव उसके कमरे में आए तो बनावटी हैरानी जताते हुए बोली, अंकल आप? मुझे सरिता ने फ़ोन करके बुलाया है। पूजा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रोहन के साथ न्यूयॉर्क नहीं जाना चाहती हो? अंकल, मैं मम्मी को अकेली छोड़कर नहीं जाऊँगी, और प्लीज़ आप भी मुझ पर दबाव मत डालिए। मम्मी की चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। नहीं अंकल, आप अपनी क्लिनिक में बिज़ी रहते हैं, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि मम्मी अकेले तकलीफ़ झेलती रहेंगी, किंतु आपको फ़ोन करके नहीं बुलाएंगी। पूजा, तुम मेरी बात का मतलब नहीं समझी। मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें और रोहन को कोई ऐतराज़ न हो तो मैं और सरिता एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। पूजा की आंखें खुशी से छलछला आईं। आप सच कह रहे हैं अंकल? हाँ पूजा, और ऐसा नहीं है कि ये बात मैं आज कह रहा हूँ। पहले भी कई बार मैंने सरिता के समक्ष ये प्रस्ताव रखा है, किंतु तुम्हारी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे इसलिए उसने सदैव इनकार कर दिया। आज भी मेरी ही खातिर मम्मी ये कदम उठाने के लिए सहमत हुई हैं। पूजा भावुक हो उठी थी। वो मम्मी के पास आकर स्नेह से उनका हाथ थामकर बोली, अंकल, जो खुशियाँ आप मम्मी को दे सकते हैं वो मैं कभी नहीं दे पाऊँगी। मम्मी, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या बच्चे हो जाने के बाद एक माँ की ज़िंदगी नहीं रह जाती? उसकी भावनाएं, ज़रूरतें क्या सब गौड़ हो जाती हैं? समाज सदैव एक स्त्री से ही त्याग की अपेक्षा क्यों करता है? मम्मी, हर ज़िंदगी अपने आप में महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसे संवारने का सभी को समान रूप से अधिकार होना चाहिए। किसी भी राह पर आगे बढ़ने के लिए बस एक कदम उठाना होता है। मंजिल तो पहले ही हमारा इंतज़ार कर रही होती है। भाव विवल हो सरिता ने पूजा को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पूजा चाय बनाने के बहाने से किचन में आई। रोहन को फ़ोन मिलाकर वो चहकी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लान कामयाब हो गया है। थोड़ी देर बाद ही रोहन मिठाई का डिब्बा लिए चला आया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता देख सरिता और देव दोनों हैरान थे। पिछले 3 दिनों से चली आ रही नाराज़गी का कहीं नामो निशान न था। नाश्ते के टेबल पर देव ने जिक्र छेड़ा, रोहन, तुम्हारी कंपनी तुम्हें कब न्यूयॉर्क भेज रही है? कंपनी जब भेजेगी तब भेजेगी, फिलहाल तो आप और मम्मी कहाँ घूमने जाएंगे ये बताइए। पूजा और रोहन को मुस्कुराते देख सरिता सब कुछ समझ गई थी। उसे अपनी बेटी पर नाज था, जिसने उसके अंतर मन के उन जख्मों पर मरहम लगाया था जो वक्त की गर्द के नीचे दब गए थे। अभी आप सुन रहे थे रेणु मंडल जी की लिखी हुई कहानी एक कदम। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।